नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी नाटक के विकास के ऊपर। आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूजीसी नेट और हिंदी पट्टी क्षेत्रों में होने वाली प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि हिंदी के सभी पाठ्यक्रमों में नाटक विधा का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमने आधार ग्रंथ बनाया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के ऊपर। हिंदी नाटक का विकास पर हम जब बातचीत करें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि तमाम गद्य विधाओं में नाटक एक ऐसी विधा है जिसको कि हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। श्रव्य दृश्य काव्य के तौर पर इसको हम देखते हैं और नाटक देखा जाए तो गद्य विधाओं में सबसे प्राचीन विधा के अंतर्गत है और इसकी एक लंबी परंपरा रही। तो इसको हम श्रव्य दृश्य काव्य के रूप में जानते हैं। जितने भी संस्कृत नाटकों को आप पढ़ेंगे तो उन नाटकों को कई बार आलोचकों ने काव्य से संबोधित किया है। नाटक के बारे में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम। अगर हम काव्य की बात करें, साहित्य की बात करें तो इसमें सबसे रम्य है तो नाटक है। कारण यह है कि नाटक को हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसीलिए एक ऐसी विधा जिसका संबंध रंगमंच से, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और जब भी हम हिंदी नाटकों की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से दो प्रकार के नाटक दिखाई पड़ते हैं, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। कुछ नाटक हैं जो कि नाटककारों के अधूरे नाटक रह गए, लेकिन मुख्य तौर पर हम देखें तो अनुदित नाटक और मौलिक नाटक से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। इसे हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ग्राफ के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी नाटक के मामले में किस कालखंड को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्राफ बना हुआ है, नाटक की शुरुआत भारतेंद्र युग से जस्ट कुछ पहले हुई थी, लेकिन विधिवत तौर से भारतेंद्र युग से शुरू होती है और इस युग में अच्छे खासे नाटक लिखे जाते हैं और लिखने वालों में भारतेंदु स्वयं इसमें अग्रिम भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद नाटक का थोड़ा सा ह्रास होता है द्विवेदी युग में आकर। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रसाद युग यानी छायावाद जब शुरू होता है तो नाटक अपने चरम पर पहुंचता है। फिर धीरे धीरे इसके लेखन में कमी आने लगती है और वर्तमान समय में आप गली चौराहे कहीं भी जाएंगे, नाटककार को खोजेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। जिस तरीके से कविताएं लिखी जा रही हैं, आलोचनाएं लिखी जा रही हैं, आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उस मात्रा में शायद नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि शोध कार्य करने वाले विद्यार्थी जब नाटक पर काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। उनके लिए मटेरियल बहुत कम मिलते हैं और बहुत सारे सुपरवाइजर तैयार भी नहीं होते। तो मोटे तौर पर आपको एक प्रतियोगी छात्र के रूप में किस कालखंड को ज्यादा ध्यान देना है, तो सबसे ज्यादा आपको प्रसाद युग में देना है क्योंकि चरम पे है, लेकिन शुरुआत हो रही है भारतेंद्र युग, वहां से भी अच्छे खासे नाटक निकले, उनको देख लेना है। कई बार चमत्कृत कर देने के लिए द्विवेदी युग के कुछ खास नाटककार हैं जिनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस हिसाब से जब भी आप अपनी बुक को खोलिए और टेबल पर बैठिए तो देखिए कि किस कालखंड को पढ़ते हुए आपको एकाग्रचित होना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लगातार हम हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आलोचना पर बातचीत कर ली है, हमने निबंध पर बातचीत कर ली है, कहानी पर बातचीत कर ली है। ठीक है, अब इन विधाओं में नाटक पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आखिर तक आप देखेंगे। जब तक हमारी वाणी और सांस चलती रहेगी तब तक आप भी साथ देंगे। तो चलते हैं, हम विस्तार से देखते हैं कि बच्चन सिंह ने क्या नाटकों का मूल्यांकन करते हुए अपना विचार व्यक्त किया है और तथ्यों को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। लिखते हैं, भारतीय साहित्य में संस्कृत नाटकों की लंबी परंपरा है, लेकिन 10वीं शताब्दी तक आते आते वह क्षयोन्मुख हो चुकी थी। यानी कि नाटक लिखने में पहले भी ऊंचाई थी, धीरे धीरे क्षय होने लगा, फिर उसका धीरे धीरे विकास हुआ और दूसरे रूपों में हुआ। तो जो संस्कृत साहित्य में नाटक लिखे गए, जिसमें आप अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम जानते होंगे और तमाम है, उत्तर रामचरितम, तमाम नाटक हैं। संस्कृत साहित्य पढ़ाते हुए हमने हैंड राइटिंग नोट्स में और तमाम चीजों में आपको बतलाया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिएगा। कहने का मतलब यह है
कि भारतीय साहित्य में श्रेष्ठ संस्कृत नाटकों की लंबी परंपरा थी, लेकिन 10वीं शताब्दी यानी जब से हिंदी की शुरुआत हुई तब से एक तरीके से नाटक लेखन में क्षय हुआ, उसका धीरे धीरे उसमें कमी आई। ब्रज भाषा में लिखे गए प्राणचंद चौहान का रामायण नाटक, बनारसी दास का समय सार, रघुराज नागर का सभा सार, लक्षीराम का करुणाभरण उसी क्षयोन्मुख परंपरा के छंदोबद्ध नाटक है। यानी जिस परंपरा का ह्रास हो रहा था, कमी आ रही थी, उसी में जो आखिरी दौर के नाटक रहे हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखे गए प्राणचंद चौहान। आपको हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ाते हुए इन सब पर चर्चा की थी, तो इसको ध्यान में रखे सवाल पूछा जाता है। बनारसी दास का, ये बनारसी दास जैन, जिन्होंने समय सार नाम से रचना लिखी, जिनकी आत्मकथा है अर्धकथा, ठीक है, अर्धकथानक भी इसको कहा जाता है, वही है बनारसी दास। उन्होंने समय सार लिखा। रघुराज नागर, ये तथ्य आपको शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें एक से अधिक इतिहास ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। रघुराज नागर का सभा सार, लक्षीराम का करुणाभरण उसी परंपरा से जुड़े हुए नाटक है। काव्य और नाटक की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं। अगर हम नाटक के तत्वों के हिसाब से बात करें, लक्षणों के हिसाब से बात करें, तो उनको नाटक कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो सकती है। काव्य और नाटक की दृष्टि से उनका ज्यादा महत्व नहीं रहा है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं, कुछ लोग रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। ये कौन कुछ लोग हैं? वही कुछ लोग हैं जिनको कि आप पहले पढ़ चुके हैं। बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ संकेत करते हुए लिखते हैं कि विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक उन्होंने माना है। और यहां तक कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में ही शुक्ल जी ने इस बात को बतलाया कि भारतेंदु खुद आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। लेकिन इस किताब में आप देखेंगे कि एक नया तथ्य आपके सामने उभर कर आता है। इसलिए इन द्वंदात्मक तथ्यों के बीच आपको अपने कॉपी पर नोट ऐसे स्टार करके लिख लेना है कि एक ही तथ्य दो जगह अलग अलग दृष्टिकोण से है। अब वो परीक्षा में प्रश्न पूछने के ऊपर है कि प्रश्न बनाने वाले को कौन सा उत्तर चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी के पहले नाटक को लेकर विवाद रहा है कि कौन सा नाटक। तमाम गद्य विधाओं में देखेंगे, सब में यही विवाद है, चाहे उपन्यास की बात करें, कहानी की बात करें, निबंध की बात करें, या फिर हम नाटक की बात करें। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद का नहुस नाटक ब्रज भाषा मिश्रित है। खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला, वह कालिदास के शकुंतला का अनुवाद है। तो तमाम नाटक लिखने के प्रयास किए गए, लेकिन अगर विशुद्ध तरीके से हम बात करें तो ये नाटक हिंदी में नहीं लिखे जा रहे थे। कोई ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, कोई संस्कृत के नाटकों का अनुवाद था। खड़ी बोली का दूसरा भारतेंदु लिखित नाटक विद्या सुंदर बंगला से अनुदित है। तो यहाँ पर तथ्यों को भी ध्यान में रखना है कि कौन नाटक किससे अनुदित हुआ है। कुछ संस्कृत से हुए हैं, कुछ बांग्ला से हुए हैं। अब नाटक के लक्षणों के हिसाब से, मौलिकता के दृष्टिकोण से यहाँ पर आलोचक आपस में वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं कि हिंदी का पहला नाटक कौन हो सकता है। आगे अभी इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बच्चन सिंह लिखते हैं, इसी वर्ष शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक लिखा गया। यानी कि 1868 ईस्वी के आसपास में शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाम का नाटक लिखा और उसी वर्ष बनारस में ही उसका अभिनय भी हुआ। इसके एक अभिनेता स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को वो तथ्य याद आ गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए उसमें बताया गया था कि जो काशी नरेश थे वो खुद इस नाटक को देखने के लिए गए हुए थे और बनारस का एक थिएटर था, वहीं पर इसका अभिनय किया गया। तमाम नाटक लिखे गए, अनुवाद किए गए, सारी चीजें हुई, लेकिन रंगमंच पर जो सबसे पहली बार नाटक आया उसका नाम था जानकी मंगल। और सिर्फ आया ही नहीं, बल्कि इसमें अभिनेता, एक्टर के रूप में भारतेंदु ने भी अपनी भूमिका अदा की। और आपको वो भी तथ्य याद आ गया होगा कि उस जमाने में महिलाएं एक्ट्रेस के रूप में नहीं हुआ करती थी, पुरुष ही महिलाओं का रोल करते थे। तो कुछ लोगों को अपने पिताजी से आज्ञा भी लेनी पड़ी थी। ये सारे तथ्य आपको हमने शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को पढ़ाते हुए बतलाया है, और जो हमारी वस्तुनिष्ठ पुस्तक आ रही है उसमें प्रश्न के तौर पर आप उसको देखेंगे। आगे है कि इनमें हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाए, गोपाल चंद के नहुस को या लक्ष्मण सिंह के
शकुंतला को या भारतेंदु के विद्या सुंदर को या शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल को। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कई नाटक हैं जो पहले नाटक के दावेदार के रूप में है। आलोचक कंफ्यूज हैं कि हिंदी का पहला नाटक आखिरकार किसे माना जा सकता है। अब यहां से शुरू होता है तर्क वितर्क। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना है। यह है अंतर विरोध। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि भारतेंदु ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह ने एक दूसरा तथ्य कोई शोधपूर्ण खोजते हुए बतलाया कि भारतेंदु ने स्वयं अपने पिताजी के नाटक को ही हिंदी का पहला नाटक माना है। उनका कहना है, विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण कविवर गिरिधर दास, वास्तविक नाम बाबू गोपाल चंद का है। अब देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिताजी को कैसे संबोधित कर रहे हैं। अगर आज हम अपने पापा लोगों को इस तरीके से संबोधित करें तो वो हड़बड़ा जाएंगे, बोलेंगे कि आखिरकार क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा, मेरे पिता पूज्य चरण कविवर गिरिधर दास। कितने यहाँ पर एक तरह से उपमाएं भारतेंदु ने दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के पहला नाटक के अंतर्गत अपने पिता के द्वारा लिखित नाटक नहुष को, और वास्तविक उनका जो नाम है गोपाल चंद, उनका माना हुआ है। लेकिन अगर तर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी नाटक विशुद्ध तरीके से हिंदी का नहीं है, अगर तार्किक रूप से देखा जाए, क्योंकि ब्रज भाषा मिश्रित रूप में है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अगर माना है तो इसको एज ए प्रतियोगी छात्र के रूप में आपको स्टार बनाकर नोट कर लेना है। इसके लिए बहुत ज्यादा बहस नहीं करना है कि फलाना जगह ये बता रहा है, ढिकाना जगह ये बता रहा है, क्योंकि जो चीजें हैं उसी को यहाँ पर बताई जा रही है, आपको नोट कर लेना है ताकि आप इस तथ्य से जुड़े रहें। अब ये बात कहां से पता चली कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना, तो उन्होंने कालचक्र में नहुष को हिंदी का प्रथम, शकुंतला को द्वितीय और विद्या सुंदर को तृतीय नाटक कहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी किसी को मौका मिलता है तो अपनी रचना को भी उसमें घुसा देता है। आपको समय याद आना चाहिए, जब हिंदी की पहली कहानी की बात की जा रही थी तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को भी तीसरे नंबर पे रखा हुआ था। और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए उनको आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। न सिर्फ उन्होंने रचनाएं की, बल्कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पैदा किया, थोड़ा बहुत चिंतन मनन भी किया कि कौन किसकी विधा पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है। और उनका एक ग्रंथ है कालचक्र, जिसको कि इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में हमने पूरा बतलाया हुआ है, इसलिए बार बार हम जोर देते हैं कि वो किताब कितनी महत्वपूर्ण है। भले आधुनिक लोग बोलें कि उस किताब को पढ़े हुए, बिना पढ़े हुए भी हम परीक्षाओं में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप ऊपर वाले पर ही हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि भगवान जो भी टिक कर रहे हैं वो सही हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप चीजों को जोड़कर देखिए। कालचक्र जो कि इतिहास पर आधारित रचना रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उसमें उन्होंने कहा कि नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक, शकुंतला को द्वितीय नाटक और विद्या सुंदर खुद उनका नाटक है, लेकिन अनुदित है। कहां से अनुदित है, अभी हमने ऊपर आप सभी को बतलाया हुआ है। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु के ठीक पहले का साहित्य समाज से कटा हुआ था। आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि भारतेंदु के ठीक पहले कौन सा साहित्य लिखा जा रहा था। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया कि रीतिकाल का दौर था, और उस काल में जो साहित्य समाज से कटा हुआ था, साहित्य में समाज की कोई बात नहीं आ रही थी, सामंत वर्ग के विलास और वैभव का गुणानुवाद हो रहा था। इसीलिए भारतेंदु के पहले के कालखंड को हम दरबारी काव्य के रूप में भी जानते हैं, श्रृंगार काल के रूप में भी जानते हैं, अलंकृत काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें आपको जोड़कर रखना है, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है, लेकिन रीतिकाल में इसका अभाव था। भारतेंदु ने उसे नवजागरण के बृहत्तर सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब साहित्य लेखन के क्षेत्र में आते हैं तो सबसे बड़ा काम करते हैं कि लोगों में नई चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं, और नई चेतना तभी जागृत होगी जब आप सामाजिक समस्याओं को उठाएंगे। तो ये काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज की सेवा की जाए, साहित्यकारों का भी काम है समाज की सेवा करना, और जो शिक्षक आपके सामने बोल रहा है वो भी कहीं न कहीं समाज सेवा ही कर रहा है। तो जब आप समाज को अपने साथ जोड़ते हैं तब आप सही दिशा में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कालखंडों की प्रवृत्तियों में जो अंतर है, अभी
साहित्य में समाज के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जब आए तो उन्होंने सामाजिक समस्याओं के साथ अपनी रचनाओं को जोड़ा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, और आपको भी वो बात याद आ गई होगी कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। शुक्ल जी ने इस बात को लिखा हुआ है और ये कथन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और आपने याद रखा होगा। लेकिन आलोचक तो आलोचक होता है। बच्चन सिंह ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि लेकिन विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता, क्योंकि नाटकों की तो एक लंबी परंपरा रही है। इसके बाद अगर शुरुआत भी होती है तो शुक्ल जी को यह विलक्षण शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भले ही हम आधार शुक्ल को बनाते हों, लेकिन मौका मिलता है तो उनको काटते भी हैं। और कहा जाता है कि यही स्वस्थ संवाद होता है, एक सही सोच विचार का तर्क होता है। अगर कोई कमी है तो आप जरूर बताइए, और जिसके अंदर कमी है उसको वो स्वीकार जरूर करें। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने इस बात को कहा कि विलक्षण बात इसे नहीं कहा जा सकता है। अगर विलक्षण तब होता जब गद्य साहित्य की परंपरा की शुरुआत नाटकों से नहीं होती। देख रहे हैं बातें, यहाँ पर चीजों को समझना है। याद दिलाते हैं कि भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है। ठीक है, तो भरत मुनि का जिक्र करते हुए जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, और भले उस पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र है, लेकिन उसमें रस, अलंकार, गुण, दोष, तमाम चीजें उसमें व्याख्यायित की गई। ठीक है, काव्य के रूप में भी उसमें लोक का दुख माना गया। जो भी सृष्टि है उसके मूल में लोक का दुख है। लोक जागरण का यह सशक्त माध्यम है। अंतर्विरोध यहाँ भी है, पर अधिकांश नाटकों की मूल चेतना सामाजिक राजनीतिक है। तो एक बार फिर से नाटकों की परंपरा में बच्चन सिंह भरत मुनि से जोड़ते हैं, फिर वापस तुरंत वो आ जाते हैं भारतेंदु युग में। और भारतेंदु की चर्चा करते हुए लिखते हैं, उन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद भी किया है और मौलिक नाटकों की सृष्टि भी की है। और यहीं से आप सभी के लिए परीक्षाओं में सवाल उठने लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन मौलिक नाटक हैं और कौन कौन अनुदित नाटक हैं। इनको लेकर हमने वस्तुनिष्ठ संकलन में भी चर्चा की है, और यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के बारे में बात होगी कि कौन कौन से अनुदित नाटक हैं और कौन कौन से मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु खूब पूछा जाता है आदि अनुदित नाटक है। चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी आदि मौलिक नाटक है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को गंभीरता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो तुरंत आप दो इस तरीके से खाने बना लीजिए और लिख लीजिए, एक तरफ मौलिक और एक तरफ अनुदित। क्योंकि कई बार खुद के सूत्र आपको तैयार करने पड़ते हैं, आप उसके हिसाब से नोट कर लीजिए कि क्या है। और परीक्षा के एक दिन पहले ऐसे तथ्यों को मौलिक, अनुदित या फिर जो भी सप्तकों के कवि हैं याद कर लीजिए कि कौन किस में है। क्योंकि आप कितना भी रिवीजन करके जाएंगे, परीक्षा गुरु मानी जाती है, कुछ न कुछ वहां पर गलती हो जाती है। तो फिर विद्यार्थियों, आपने ये चीज समझ लिया होगा कि भारतेंदु के अनुदित नाटक कौन है और मौलिक नाटक कौन कौन है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं, अनुदित नाटक उनके रसिक मन, नीतिमत्ता और राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मुद्रा राक्षस तो सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसका उपसंहार भारतेंदु का अपना है, यानी कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत मौलिकता भी है। पै अरिसौ छल किए, दोष नहीं मुनियन यही बतायो। तो यहाँ पर जो उपसंहार में भारतेंदु ने कुछ लिखा हुआ है, उनका खुद का है। उनके मौलिक नाटकों में अतीत का गौरव गान भी है और युग के अनुरूप नई नाट्य परंपरा की शुरुआत भी है। ये कथन बच्चन सिंह का है, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का मूल्यांकन करते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनके नाटकों में अतीत का गौरव है। वैसे अतीत की जब भी बात की जाती है तो प्रसाद का नाम आता है कि उन्होंने ऐतिहासिक चेतना के आवरण में वर्तमान समय की समस्याओं को जोड़ने का प्रयास किया है। अभी आगे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में भी अतीत का गौरव गान है और अपने युग के अनुसार नई नाट्य परंपरा की शुरुआत भी है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और प्रेम जोगिनी ऐसे ही नाटक हैं जिनमें अतीत का गौरव है और साथ में तत्कालीन युग की समस्याएं भी उठाई गई। और आप सभी ने यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों का अध्ययन कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो हमने अपने चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी कराते हुए
पूरा बताया हुआ है, हर एंगल से बताने का प्रयास किया है, जरूर देखिएगा। भारत दुर्दशा की टेक है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यही अति ख्वारी। कई बार तो ये कथन पूछ लिया जाता है कि किस नाटक से लिया गया है, और कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसका ये कथन है। तो हर एंगल से आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज राज सुख साज सब सजे सब भारी, ये भारत दुर्दशा की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का। धन के विदेश चले जाने से ही इसकी दुर्दशा है। मुसलमानी राज्य में धन विदेश नहीं जाता था। यही एक अंतर है कि जब मुस्लिम साम्राज्य था, उनका शासन था, तो हमारा धन हमारे ही देश में रहा करता था, लेकिन जब से अंग्रेज आए तो वो धन को विदेश ले जाने लगे। और इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत दुर्दशा नाटक लिखते समय अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी जैसी पंक्तियों का उल्लेख करना पड़ा। इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत दुर्दशा के ही दूसरे अंक में भारत दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य याद करता है, तुच्याग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। जैसे दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। कृष्ण को इस बात से उन्होंने एक तरीके से बताया था उनको, पर अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल से सारा देश हड़प कर इसे शमशान बना दिया। तो कहा जा रहा है कि इससे बढ़िया तो दुर्योधन ही था, कम से कम उसने अलर्ट किया था कि बिना युद्ध के काम नहीं होगा। यहाँ तो बिना युद्ध के क्या ही, कूटनीतिक चाल से ही सारी चीजों पर अधिकार कर लिया गया। और आज ये कूटनीतिक चाल आप तमाम अपने आसपास में घूमने वालों के बीच में पाते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि भारतेंदु ने अपने एक निबंध में लिखा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से यहाँ के लोग निरंतर युद्ध करते रहे, पर अंग्रेजों ने तो हमारी वीरता को भी मटिया मेट कर डाला है। भारतेंदु इस चीज से बिल्कुल मतलब सचेत थे। इसीलिए भारतेंदु की रचनाओं का अध्ययन करते हुए देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। उसमें देशभक्ति का स्वर सबसे ऊंचा है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में इस बात को हमने बताया था, वस्तुनिष्ठ संकलन में भी आपको मिल जाएगा। भारत दुर्दशा का रूप बिंब है क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार। अगर भारत दुर्दशा के बिंब को देखेंगे तो उसमें यही दिखाई पड़ेगा कि कोई एकदम क्रूर स्वभाव का है, आधा क्रिस्तानी है, आधा मुसलमान है जिसके हाथ में तलवार है। अंग्रेजों का इस तरीके का रूप दिखाई पड़ रहा है। भारत दुर्दशा की फौज में एक से एक महारथी हैं, आलस्य, धर्म, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपव्यय आदि। ऐसे बाके जवानों के सामने चंगेज खां, नादिर शाह अदनी सिपाही हैं। उसके सबसे बड़े महारथी हैं आलस्य और अनैक्य। तो ये सभी पात्र आप देखेंगे, भारत दुर्दशा के जितने पात्र हैं वो सब कहीं कहीं मनोविकारों पर आधारित है। एक चीज आप देखेंगे उसमें खास एक पात्र का नाम है डिसलॉयल्टी। वो भी कई बार सवाल पूछा जाता है, जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत दुर्दशा पर ही चर्चा करते हुए कि इस नाटक के बुद्धिजीवी पात्र हैं संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध महाराष्ट्री और बंगाली। अगर नाटक के बुद्धिजीवी पात्रों पर हम विचार करें तो उसमें तमाम लोगों का नाम आता है। संपादक के रूप में भी है, कवि के रूप में भी है, वक्ता के रूप में भी है और प्रबुद्ध महाराष्ट्री। दो राज्यों के बीच में एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पर हैं, महाराष्ट्र के एक लोग हैं और एक बंगाल के लोग हैं। पर ये लोग कर्म से नहीं जुड़े हैं। केवल क्रांतिकारी संपादकीय और ओजस्वी कविताएं लिखने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि घर में बैठकर फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। पेपर में अगर अशुद्धियां हैं, पेपर का पैटर्न ठीक नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है, तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। केवल ओजस्वी कविताएं लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको वास्तविक रूप में सामने आना पड़ेगा। ये वो दौर है, गुलामी का दौर है। मैं वर्तमान युग से कुछ चीजें जोड़ दे रहा हूँ। परमेश्वर और राजेश्वरी के प्रति भारतेंदु का आदर है, पर मध्यकालीन भक्तों के परमेश्वर की शक्ति संपन्नता में उन्हें आस्था नहीं है। भारत दुर्दशा कहता है, कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। इस देश को भाग्यवाद में गहरा विश्वास रहा है, पर इस नाटक में भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इसे ट्रेजिडी मानते हैं। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। भारत दुर्दशा नाम का जो पात्र है वो सवाल उठाता है कि कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। इसको आप
एक से अधिक अर्थों में ले सकते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी हो सकता है या फिर उस समय जो भी आस्था थी उस पर भी चोट की जा रही थी। इसीलिए इस कालखंड का नाम आधुनिक काल और भारतेंदु युग को नवजागरण या पुनर्जागरण काल नाम दिया हुआ है। यानी कि अब यहाँ पर क्या आ गया, ईश्वर की जगह विज्ञान आ गया और मनुष्य आ गया और आस्था की जगह तर्क आ गया, ये सारी चीजें आ गई, तभी कहा जाता है नवजागरण। और इन सारी चीजों से प्रभावित होते हुए भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कोई व्यक्ति कब करता है, जब उसके आगे पीछे कोई नहीं दिखाई देता है, उसको पता नहीं चलता है कि अब जीवन में क्या होने वाला है और वो सबके ऊपर से विश्वास उसका उतर जाता है और फिर इस दुनिया को छोड़कर जाने की मतलब सोच लेता है। आत्महत्याओं के पीछे तो यही सारी चीजें होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक दो बार तो आ ही जाता है कि क्या मेरा जीवन सफल होगा कि नहीं होगा। खासतौर से परीक्षाओं की तैयारी करते हुए ये सारी बातें बार बार आती हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। आपने बहुत सारे न्यूज को सुना होगा, खासतौर से छोटे बच्चों में, कि जिनका नीट नहीं होता है, जेई में नहीं होता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं आता है। तो अच्छी बात नहीं है। फिर भी अब ये क्यों होता है, ये एक तरीके से मनुष्य के मनोविज्ञान को सोचना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है कि भारत दुर्दशा में भारत भाग्य का नाम व्यक्ति जो है वो आत्महत्या कर लेता है और इसीलिए कुछ आलोचक इसे ट्रेजेडी के रूप में मानते हैं। ट्रेजेडी हमारी भारतीय परंपरा में जितने भी नाटक लिखे गए हैं वो सुखद नाटक हैं। आपने फिल्मों को भी देखा होगा, 90s दशक के फिल्मों को, तो आप तमाम चीजें देखते हैं लेकिन बाद में सभी आपस में मिल जाते हैं। ट्रेजेडी के लिए आपने यूरोप में देखा होगा, खासतौर से अरस्तु का एक सिद्धांत है। अगर यूरोप में ट्रेजेडी नहीं होती थी तो उस नाटक को अच्छा नहीं माना जाता था। ट्रेजेडी आपके मनोविकारों को, आपका विरेचन करने में माहिर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कैसे यहाँ पर चीजों को जोड़ना है। भाग्यवाद के विदा होने पर भारत के जागरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अतः यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यहाँ पर बच्चन सिंह ने इस बात को बतलाया कि अगर हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक हम किसी को माने तो नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यही सवाल आ जाएगा तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत कठिन हो जाएगा। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। कई बार जब हम किसी आलोचक को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते समय या तो हम पहले आलोचक को पढ़ें या फिर टेक्स्ट को पढ़ें। दोनों को आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जितनी भी बातें भारत दुर्दशा से रिलेटेड बताई गई हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो इस अप्रोच से जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बच्चन सिंह ने उसका मूल्यांकन कैसे किया। ठीक है, या तो आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आप इससे अपने को खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, इस बात को इस संदर्भ में सही कहा जा रहा है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अगर माना जाए तो वो अंधेर नगरी है। वो अपने कथ्य के दृष्टिकोण से और शिल्प के दृष्टिकोण से, प्रयोग के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर बच्चन सिंह द्वारा कही जा रही है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा और आधुनिक नाटक, हिंदी का पहला आधुनिक नाटक अंधेर नगरी है। इस तथ्य को अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग है जो नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है। और आप जानते हैं कि अंधेर नगरी प्रहसन में लिखा गया है और इसमें व्यंग की प्रधानता है। नाटक का व्यंग मुख्यतः 3 स्तरों पर उभरता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें एक बाजार का दृश्य दिखाया गया है। आप लोगों ने नाटक पढ़ा होगा और हमने अंधेर नगरी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। आप जरूर वीडियो पर देखिए। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि ये कोई एक सामान्य यूट्यूब चैनल नहीं है, एक एकेडमी है। यहाँ पर हर तरीके के मैटर आपको मिल जाएंगे। कंफ्यूजन करने वाले मैटर को कैसे हम क्लियर करें वो सब भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज। ठीक है, तो 3 स्तरों पर किया गया, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। भांजी और खाजा एक भाव बिकते हैं। अपराध कोई करता है, दंड कोई पाता है। ठीक है, कोई भी पा सकता है। अनुचित कर, भार, महाजनी, शोषण, रिश्वतखोरी के कारण सामान्य जनता त्रस्त है। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि सभी के दाम एक हैं। कई बार मैं मंदिरों में दर्शन इत्यादि करने जाता हूँ तो हर सामान 10 रुपए में मिलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई भी सामान उठे 10 रुपए में। अब वो 10 दिन चले वही बहुत है।
तो अंधेर नगरी आप पढ़ेंगे देखेंगे कि सभी एक ही भाव के हैं और अपराध कोई कर रहा है और दंड किसी को मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग भाग्य में उसमें विश्वास कर रहे हैं कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी हाल फिलहाल में यहाँ महाकुंभ हुआ था और घटनाएं भी घटी थी। तो एक दिन बहुत ज्यादा घटना घट गई, तो लोगों ने कहा कि जो भी उस दिन इस दुनिया में नहीं रहे वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये क्या है? भाग्यवाद, नियतिवाद है। और उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा कटाक्ष यहाँ पर किया गया है। साथ में उस समय की जो महाजनी सभ्यता रही है उसको लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर जो घूसखोरी है, और लगेगा कि अंधेर नगरी आज भी मौजूद है। इसीलिए तो हमें साहित्य पढ़ना पड़ता है और मन से पढ़ना पड़ता है। बाजार का दृश्य अत्यंत सशक्त और सजीव है। कुजड़िन, हलवाई, मछली वाला की हाकों में राजकीय कुव्यवस्था बुरी तरह उद्घाटित हो गई है। हाको मतलब जो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये मेरा सामान इतने रुपए का है, उसकी एक खास विशेषता है। आपने बाजार का दृश्य पढ़ा होगा, आपको लगेगा कि आप किसी सब्जी मंडी और या फिर किसी बाजार में घुस गए हैं या फिर चले गए। टके का महत्व सर्वोपरि है। टके के लिए जाति, धर्म आदि बेचे जा सकते हैं। आज के युग में तो पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता, क्या नहीं खरीदा जा रहा है। बच्चन सिंह यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि जैसे उस जमाने में टके का महत्व था, उसी तरीके से आज के समय में पैसे का महत्व है। पैसे से कौन सी चीज है जो कि नहीं खरीदी जा सकती? सारी चीजें खरीदी जा सकती। लोक कथा और लोक संस्कृति को आधार बनाकर भारतेंदु ने इस नाटक का रूप ही बदल दिया है। यानी कि आप देखेंगे अंधेर नगरी में लोक कथा और लोक संस्कृति को आधार बनाया गया। एक तरीके से भारतेंदु ने पूरे इस नाटक को समाज से जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। और रामविलास शर्मा ने मूल्यांकन करते हुए लिखा, उन्होंने यहाँ यह दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस नौटंकी का स्पष्ट प्रभाव है। भाषा की नाट्य मान्यता का क्या कहना? लोकोक्तियों, मुहावरों को सीधे सड़क से उठाकर नाट्य बिंब में रूपांतरित कर दिया गया। वस्तुतः भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को एक नया रूप दिया। इसीलिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक भी मानते हैं। उन्होंने न सिर्फ निबंधों में बल्कि नाटकों में, पत्र पत्रिकाओं के संपादनों में भी अपना कुछ ऐसा वहां पर प्रतिमान स्थापित किया, लोगों के सामने आदर्श पेश किया कि उनको कहना पड़ गया कि आधुनिक काल के जनक हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे चीजों को इन्होंने नाटक से जोड़ा हुआ। और भारतेंदु ही इस काम को कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतेंदु समय समय पर जाकर भाषण इत्यादि भी देते थे और भाषण के लिए उनके लिए खास जगह जानी जाती है, और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इस काल में कुछ ऐसे नाटक लिखे गए जिन्हें रोमांटिक, ऐतिहासिक या रोमांस प्रहसन और सामाजिक पौराणिक नाटकों की श्रेणियों में रखा जा सकता है। यानी बहुत सारे नाटक लिखे गए जो कि रोमांटिक और ऐतिहासिक रोमांस प्रहसन पर आधारित थे। भारतेंदु के बाद जो अगले नाटककार हैं उनका नाम है लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी और किशोरीलाल गोस्वामी के मयंक मंजरी में नायिका को प्राप्त करने के लिए नायकों में मध्यकालीन शौर्य के दर्शन होते हैं, पर नायक नायिकाओं पर रीतिकालीन छिछोरेपन का भी प्रभाव है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को बढ़िया से पढ़ा होगा तो जो मध्यकालीन शौर्य के दर्शन दिखलाई पड़ रहे हैं, जो सूफी काव्य आपने पढ़ा होगा, मृगावती पढ़ा होगा, मधुमालती पढ़ा होगा, पद्मावत पढ़ा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि नायिका को प्राप्त करने के लिए नायक कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। ज्यादा पर हम अगर बात न करें, पद्मावत पर ही बात करें, तो उसमें राजा रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ से सीधे सिंघल द्वीप लगभग 16,000 योगियों के साथ पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक काल में भी आकर आप देख रहे हैं कि लाला श्रीनिवास दास का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी और किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक मयंक मंजरी का जो आधार है वही मध्यकालीन शौर्य के दर्शन देने वाले सूफी काव्य जो भी आप मान सकते हैं। लेकिन नायक नायिकाओं पर रीतिकालीन छिछोरेपन का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि भारतेंदु युग के नाटकों को आप देखेंगे तो मध्यकाल यानी भक्ति काल और रीतिकाल दोनों के संक्रमण के तौर पर पृष्ठभूमि कुछ नाटककारों ने बनाया हुआ है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। हालांकि दुखांतक की बात आप देख रहे थे कि भारत दुर्दशा में भी की जा रही थी, लेकिन बच्चन सिंह ने यहाँ पर बतलाया कि रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना गया है। इस तथ्य को बिल्कुल आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप
नाटक उस समय का अत्यंत लोकप्रिय नाटक है, पर इस नाटक के कई अंतर्विरोध हैं। इसकी नाटकीय प्रस्तावना में कहा गया कि राणा की लड़ाई का अभिप्राय है अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की रक्षा की लड़ाई, किंतु नाटक का कथ्य इसके मेल में नहीं है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप नाम से नाटक किसने लिखा? राधा कृष्ण दास ने लिखा हुआ है। कुछ लोग इसे अंग्रेजी सत्ता के विरोध मानते हैं, पता नहीं इसे भारतीय वीर की शौर्य गाथा का पूर्ण स्मरण मानने से किसी को लज्जा का अनुभव क्यों होता है। यहाँ पर बच्चन सिंह ने एक सवाल उठाया कि क्यों लोग महाराणा प्रताप नाटक को अंग्रेजों के साथ मिलकर वो मानता है, क्यों नहीं इसको भारतीय वीर की एक शौर्य गाथा के रूप में देखा जा रहा है। आगे श्रीनिवास दास का एक नाटक और है, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर को लेकर आपने आलोचना पढ़ते हुए पढ़ा होगा कि लोगों ने खूब इसकी आलोचना की, चाहे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, लंबी लंबी इन्होंने इसकी व्याख्याएं की हुई है। तो संयोगिता स्वयंवर को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, श्रीनिवास दास की का नाटक है। काशीनाथ खत्री का सिंधु देश की राजकुमारियां और गुन्नौर की रानी, राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती। आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण दास कुछ महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती इस तरीके से नाटक लिख रहे हैं जिसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और अपने दिमाग में रखिए। नोट करने का मतलब अपने दिमाग में भी रखना है। हो सकता है कि इस वीडियो लेक्चर के बहाने आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगले नाटककार हैं राधा चरण गोस्वामी। वृंदावन के प्रसिद्ध गोस्वामी थे। उन्होंने 2 प्रहसन लिखे, तन मन गोसाई जी को अर्पण और बूढ़े मुहासे। पहले में धर्म गुरुओं की छद्म लीलाओं का भंडाफोड़ किया गया है और दूसरे में पर नारी गमन का दुष्परिणाम है। तो कहीं न कहीं राधा चरण गोस्वामी ने भी सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखा हुआ है। आज भी धर्म गुरुओं की छद्म लीलाओं को आपने रील्स इत्यादि में देखा होगा और तमाम जब तक ये जीवन जगत रहेगा तब तक इस तरीके के भंडाफोड़ होते रहेंगे। खड़ग बहादुर मल, जिसके नाम पर बांकीपुर के खड़ विलास प्रेस की स्थापना हुई, भारत आरत पर प्रहसन लिखा है। यह भी खूब सवाल पूछा जाता है कि भारत आरत नाम की रचना किसकी है? खड़ बहादुर मल की है। जरूर इसको ध्यान में आप रखिए। इसमें शासकों के अत्याचारों तथा शासितों की असहायता पर गहरा व्यंग किया गया है। आगे देवकी नंदन के जयनार सिंह में ओझाई पर बात की गई है। अंबिका दत्त व्यास के देशी घी और चर्बी में व्यवसाय में घालमेल पर व्यंग किया गया है। ये सभी चीजें ध्यान में रखिए, कैसे भारतीय युग में आकर जो नाटक हैं वो सामाजिक समस्याओं से जुड़ जाते हैं। सामाजिक पौराणिक नाटकों में बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, राधा कृष्ण का दुखनी बाला, जवाहरलाल वैद्य का कमल मोहिनी भंवर सिंह, गोपाल गहमरी का विद्या विनोद आदि नाटक लिखने के लिए लिखे गए। ठीक है, तो इन नाटकों को भी आप ध्यान में रखिए, ये सब आते रहते हैं परीक्षाओं में। वास्तविकता तो यह है, बच्चन सिंह लिखते हैं कि भारतेंदु को छोड़कर शेष नाटककारों की रचनाएं कालखंड में विजड़ित हैं। इतिहास के आगामी चरण का संबंध केवल भारतेंदु के नाटकों से ही स्थापित हो पाता है, वह भी अंधेर नगरी से। नाटक उपन्यास कुछ ऐसे नाटककार जो नवजागरण काल में लिख रहे थे और इस काल में भी लिख रहे थे, उन्हें इस काल में नहीं रखा गया क्योंकि उनकी जमीन नवजागरण की थी, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट। तो कई बार इतिहास लिखते समय ध्यान रखना पड़ता है कि किस व्यक्ति को किस कालखंड में रखा जाए। तो बालकृष्ण भट्ट को नहीं शामिल किया। आगे के जो भी कालखंड थे, खासतौर से महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला जो युग चला, तो उसमें भट्ट जी को भारतेंदु तक ही सीमित रखा गया। केवल बद्रीनाथ कुछ ठीक ठकाने के नाटककार कहे जा सकते हैं, पर उनके नाटक भी पारसी थिएटर से बुरी तरह प्रभावित है। जैसा कि हमने ऊपर में आप लोगों को ग्राफ दिखलाया था कि कैसे नाटक द्विवेदी युग में आकर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि उस समय नाटक के क्षेत्र में पारसी थिएटर की शुरुआत हो गई थी और पारसी थिएटर जो कि जगह जगह पर जैसे जाकर वो मंचन करते थे, तो लोगों का ध्यान उधर जाने लगा। तो हिंदी साहित्य में लिखे गए नाटकों पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ा। जैसे मार्केट में आप देखते हैं कि एक होती है मूल पुस्तक और एक होती है गाइड। गाइड ज्यादा चलती है, मूल पुस्तक कम चलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी पाने लगा पारसी थिएटर। अब पारसी थिएटर क्या है? पारसी थिएटर के लिखने वालों में हस्र, नारायण प्रसाद बेताब और राधे श्याम कथावाचक उल्लेख है। तो पारसी थिएटर था जो कि पॉपुलैरिटी प्राप्त थिएटर था और इसके लोग नाटक को भी पढ़ते थे और साथ में जो भी मंचन होता था उसको भी देखने के लिए जाते थे।
जैसे आप लोग वर्तमान समय में देखते हैं जो सतही तौर के गाने होते हैं, कुछ देर के लिए वो बहुत हाइलाइटेड हो जाते हैं, लेकिन जो कालजयी गीत होते हैं और उस पे लोगों को कम ध्यान जाता है। और ये पहली बार नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि तीसरी कसम नाम से एक फिल्म बनी थी जो ज्यादा नहीं चली, और उसके जो निर्देशक थे, डायरेक्ट जो भी उसमें पैसा लगाया था, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु भी हो गई, शैलेंद्र की। इसी तरीके से एक फिल्म आई थी अभी हाल फिलहाल में, सनम करके एक फिल्म है, ठीक है, जो कि 10 साल के बाद फिर से रिलीज हुई। तो कहने का मतलब है कि कई बार बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि चीजों को डाइवर्ट कर देती हैं। वैसे ही था पारसी थिएटर, जिसमें कि तमाम नाम दिए गए हैं। इन लोगों का जरूर आप, आगा खां हसन हस्र करके इनका नाम था, तो जरूर ध्यान में रखिए। और नारायण बेताब, राधे श्याम कथावाचक, ये सवाल पूछा जाता है। वास्तव में भारतेंदु और प्रसाद के बीच का समय नाटक की दृष्टि से शून्यकाल है, इसीलिए मैंने इसको छोटा सा बनाया हुआ था। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये भारतेंदु का है और ये प्रसाद का है, इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। उपन्यास की स्थिति भी नाटक से भिन्न नहीं है। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी आदि की चर्चा तो हो चुकी। राजा राधिका रमण प्रसाद भी इसी समय लिख रहे थे, ज्यादा चर्चा उन्होंने नहीं किया। अब सीधे पहुंच गए जयशंकर प्रसाद के नाटकों के ऊपर। लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरे विशिष्ट नाटककार प्रसाद हैं। भारतेंदु ने सर्वप्रथम भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शैली को समन्वित किया। एक ओर उन्होंने जातीय जीवन को देश प्रेम के साथ जोड़ा, तो दूसरी ओर जीवन के यथार्थ चित्र भी उभारे। किंतु उनमें गहन आंतरिक दृष्टि और कलात्मक सौंदर्य का अभाव था। इस कमी की पूर्ति प्रसाद ने की। यानी कि जो कलात्मकता की कमी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र में, उसको पूरा किसने किया? प्रसाद ने किया। प्रसाद भारतेंदु युगीन नाटककारों के विषय के चुनाव, व्यापक उद्देश्य और कला दृष्टि में भिन्न थे। उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा को, नए जातीय जीवन की जो प्रतिष्ठा की, उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला है। तो जो प्रसाद जी थे, उन्होंने अपने नाटकों का जो आधार बनाया, ऐतिहासिक सांस्कृतिक आधार बनाया, और इसके माध्यम से जो नई संस्कृति थी, नया राष्ट्रीय जीवन, जातीय मतलब यहाँ पर नेशन से इसका अर्थ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या हुआ कि हमारी अस्मिता को एक नया सृजनात्मक आकार मिला, फिर से हम लोग उसको जानने समझने लगे। वास्तव में प्रसाद द्वारा उकेरित अस्मिता को समझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित भारतीय अस्मिता के अंतर को समझ लेना होगा। दोनों ही स्वतंत्रतावादी, रोमांटिक और समकालीन थे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बच्चन सिंह प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू से जोड़ रहे हैं। और कैसे जोड़ रहे हैं? लिख रहे हैं कि भारत की खोज नेहरू ने भी की थी और प्रसाद ने भी की थी। नेहरू जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत की खोज, उसमें ऐतिहासिक चेतना के आधार पर बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा, जिसके माध्यम से जो हमारा समाज था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भारत के बारे में जाना। उसी तरीके से प्रसाद ने भी अपने नाटकों के माध्यम से भारत की खोज की। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग पक कर, उब कर इस वीडियो लेक्चर को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से कोई पूछे कि प्रसाद के नाटकों में तो इतिहास के गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया है, उसको क्यों पढ़ा जाए? तो आप बताएंगे कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े गए हैं, बल्कि भारत की खोज की गई। इस दृष्टिकोण से हमें प्रसाद के नाटकों को पढ़ना पड़ता है। डी कौशाम्बी के मतानुसार नेहरू की खोज के पीछे क्यों का उत्तर नहीं है। उनका भारत पश्चिमी आदर्शों पर निर्मित भारत है। मैकाले, राजा राम मोहन राय और नेहरू बौद्धिक दृष्टि से थोड़े बहुत अंतर के साथ एक ही मार्ग के यात्री हैं। यहाँ पर सवाल उठाया गया डी कौशाम्बी, जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि नेहरू ने तो लिखा बढ़िया, लेकिन उन्होंने क्यों का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल आदर्शों को निर्मित किया, उधार एक तरीके से लिया हुआ है। स्वराज्य के बाद भारत का जितना पश्चिमीकरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। आज भी बहुत सारा पश्चिमीकरण हो रहा है। वे परंपरा से कटे हुए थे। परंपरा से कटे हुए दलों का जो परिणाम होना चाहिए वो साफ दिखाई पड़ रहा है। नेहरू पश्चिम के बुद्धिवाद को लेकर चल रहे थे। वहां हर वस्तु तुर्कानुमोदित होती थी। उस प्रकार का बुद्धिवाद अपने इतिहास में नहीं है। यहाँ के आत्मवाद में करुणा, तितिक्षा, त्याग, तपश्चर्या, अहिंसा घुली मिली थी। भारत के भविष्य का निर्माण इनको छोड़कर नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संस्कृतियों का आपस में कैसे टकराहट हो रही है, आपस में कैसे मुठभेड़ हो रही है। इसलिए कुछ आलोचकों ने कहा कि नवजागरण का मतलब ही होता है दो संस्कृतियों का आपस में मिलना या जुड़ना। ठीक, प्रसाद ने इसीलिए
बौद्धों की करुणा पर इतना अधिक बल दिया और पश्चिमी बुद्धिवाद का इतना अधिक विरोध किया है। वे रोमांटिक कम ऐतिहासिक अधिक थे। ये कथन कितना महत्वपूर्ण है बच्चन सिंह का कि ये रोमांटिक कम ऐतिहासिक अधिक थे। नेहरू ऐतिहासिक कम रोमांटिक अधिक थे। बड़ी बात यहाँ पर प्रसाद और नेहरू के बारे में की जा रही है। एक रिसर्च का टॉपिक यहाँ पर बन सकता है कि हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर जवाहरलाल नेहरू या फिर नेहरू युग का प्रभाव, ये आप एक बना सकते हैं, इसी तरीके से जोड़ सकते हैं थोड़ा, ठीक। अतः प्रसाद पर महात्मा गांधी का प्रभाव भी देखा जा सकता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व भारतीय परंपरा के अनुरूप है। यहाँ पर नेहरू और गांधी का प्रभाव बार बार दिखाया जा रहा है इसमें बच्चन सिंह के द्वारा। और प्रसाद के समकालीन ही कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने बापू को केंद्र में रखते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। जैसे एक कविता है बापू के प्रति, एक ने किसी ने तो बापू भी लिखा हुआ। आप सभी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कौन कौन लिखे हैं। कई लोगों को तो कहा जाता था कि ये गांधी के बेटे ही थे, मतलब इतना प्रभावित थे। तो प्रसाद को के ऊपर भी गांधी का प्रभाव, नेहरू का प्रभाव, ये सब दिखलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। फिर भी प्रसाद ने भारतीय अस्मिता का जो स्वरूप प्रस्तुत किया उसे परिवर्तित करना पड़ेगा। वे स्वयं परिवर्तन के विश्वासी थे किंतु भारतीयता के मौलिक तत्वों को ग्रहण किए बिना न अपनी निजी अस्मिता की पहचान कर सकते और न देश की कर सकते हैं। ये चीज है, आपको ध्यान रखना है। प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्तों का चुनाव किया है, हर्ष काल, गुप्त काल और मौर्य काल से, किंतु उनका मन गुप्त काल और मौर्य काल में रमा है। तमाम जगहों पर है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि वे प्रसाद ने अपने नाटकों का जो आधार बनाया है वो इतिहास के किस काल खंड को बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है गुप्त काल और मौर्य काल, जो कि भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाने जाते हैं। इन स्वर्ण युगों में से ही वे अपने देश का भविष्य संबद्ध करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि दोबारा वैसा ही समय आना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड, एककालिक और अविभाज्य है। लोगों को भले देखने में लगता हो कि हमारा भविष्य अलग है, वर्तमान अलग है और अतीत अलग है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसाद जी हैं सबको जोड़कर एक साथ चलते हैं और सबको चलना भी चाहिए। उनके काव्य विकास की तरह नाटक विकास भी धीरे धीरे और मंद गति से होता है। सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री उनके प्रारंभिक नाटक हैं। यानी कि प्रसाद के अगर प्रारंभिक नाटकों की बात करेंगे तो इन सभी नाटकों को आप ध्यान रखिए। इनको देखते हुए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जो तड़ातड़ 3 नाटक लिखे गए, बच्चन सिंह कहते हैं कि छलांग लगते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे करते करते अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा हो। तो ये कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के छलांग लगाते हुए नाटक प्रतीत होते हैं। इन दोनों छोरों के बीच विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ स्थित है। प्रारंभिक नाटकों में विशाख ही ऐसा नाटक है जिसमें उनकी भावी मान्यताओं के बीज मिलते हैं, जैसे प्रेम की सत्ता का प्रसार, आत्मबल, सत्य, अहिंसा, हृदय परिवर्तन, करुणा। ये सभी चीजें इस नाटक में मिलती हैं। अजातशत्रु उनका पहला महत्वाकांक्षापूर्ण नाटक है जो गहन अंतर्द्वंदों पर आधारित है। अजातशत्रु बौद्ध करुणा और विश्व मैत्री की प्रातःकालीन अरुणिमा कुछ और लाल हो जाती है। ज्वालामुखी की चिंगारियां और गरिमामयी शीतलता बिखेरती नारियों के सर्वप्रथम दर्शन यही होते हैं, पर परिवार के सीमित घेरे के कारण इसे जीवन का बृहद आयाम नहीं मिल पाया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, हमें याद है कि बचपन में हम लोग जब किसी बगीचे इत्यादि में जाते थे तो सांपों से डरते थे तो लोग जय जन्मेजय, जय जन्मेजय कहा करते थे। आप लोग अगर ऐसा किए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जुड़ाव हम लोगों का जरूरी है एक दूसरे से। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ के व्यापक फलक पर आर्य अनार्य जातियों के युद्ध का समापन प्रेम सूत्र के बंधन द्वारा संपन्न होता है। इसमें विश्व मैत्री और बौद्ध करुणा की विजय होती है। इसी में कृष्णार्जुन का संवाद भी समाविष्ट है। एक रचना है कृष्णार्जुन युद्ध, आप जरूर इसको हमें मैसेज कर बताएंगे कमेंट करके कि किसकी रचना है, आप लोग जानते होंगे। इसमें अर्जुन की शंका आधुनिक युग की शंका बन जाती है। क्या यह विषमतापूर्ण विश्व कभी एक होगा? क्या जड़ चेतन, सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य के द्वंद कभी एक होंगे? क्या इनकी समता होगी? इनका उत्तर सामाजिक स्वयं दे लेता है, ऐसा कभी नहीं होगा, पर संघर्ष और युद्ध द्वारा
दुर्वृत्त प्राणियों के शमन द्वारा उक्त समता को प्राप्त करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। यही गीता का कर्म योग है। आजकल भी आप देख रहे हैं कि कितने आपस में युद्ध हो रहे हैं और ऑपरेशन चल रहे हैं। ऑपरेशन हमारे देश में चला, लेकिन मैंने एक चैनल पर देखा कि वो टेस्ट सीरीज का ऑपरेशन उस नाम से खोल दिया। ये तो मजाक की बात हो जाती। नाग यज्ञ में तू मैं ही हूं का उपनिषद वचन भी मिलता है। उपनिषद गीता और बौद्ध दर्शन प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है, जिसमें प्रत्येक अतिरेकवाद निषेध है, चाहे वह हृदय हो या बुद्धि हो। कामना एक अन्यापदेशिक नाटक है। कई जगह पर अन्योपदेशिक रहता है। कामना एक अन्योपदेशिक नाटक है और अन्यापदेशिक वास्तविक अर्थ में नाटक नहीं हो सकता। ये देखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है कि कामना किस प्रकार का नाटक है, तो इस शब्द को आप ध्यान रख सकते हैं। कामना और एक होंठ कामायनी की पृष्ठभूमि का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जब हम कामायनी महाकाव्य पढ़ते हैं, जो कि 15 सर्गों में बटी हुई रचना है, तो लगता है कि कहीं कामना और एक घूंट का ही विस्तार तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस कालखंड में इन्हें लिखा गया, उसी कालखंड में कामायनी का लेखन भी चल रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक कभी नहीं बतलाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो बस लिखता जाता है, लिखता जाता है। आप देख रहे हैं, आजकल हम अगर एक पुस्तक लिख देते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं तो लगता है कि यार थकावट आ गई, बहुत काम हो गया। लेकिन ये लोग तमाम लिख रहे हैं। कभी कहानी लिख दे रहे हैं, कभी नाटक लिख दे रहे हैं, कभी निबंध लिख दे रहे हैं, कभी आलोचना लिख दे रहे हैं, कभी महाकाव्य लिख दे रहे हैं। तो उन महान विभूतियों को हमें श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि काम करना ही क्या है, कर्म योग है। यही गीता का उपदेश भी हमने ऊपर अभी देखा हुआ है। इसमें जिस आदिम समाजवाद की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, वह एक यूटोपिया है। संघर्ष तत्व के अभाव में कामना नाटक का रूप नहीं ले पाती। वह कामायनी का वास्तविक प्रस्ताविक है। उनके प्रौढ़तम नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। यानी कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तमाम तथ्य तो हमें ध्यान में रखने हैं, लेकिन स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष, पात्र योजना, गीत योजना सब ध्यान में रखना। उसी तरीके से चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का भी। इन तीनों में स्कंदगुप्त अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बुनावट में अप्रतिम है, और शायद इसीलिए ये तीनों नाटक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। इसमें नायक स्कंदगुप्त में राग विराग, जय पराजय, अवसाद उत्साह का अद्भुत मिश्रण है। उसे अनेक मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। घरेलू कलह के मोर्चे पर, देशद्रोहियों के मोर्चे पर, बाह्य आक्रमणकारियों के मोर्चे पर स्कंदगुप्त कैसे कैसे चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन मोर्चों के साथ उसका अपना भी एक मोर्चा है, अस्तित्व मूलक वैराग्य और अकेलापन। युद्ध की इन अग्नियों में तपकर ही उसका व्यक्तित्व निखरता है। अगर आपके व्यक्तित्व को निखारना है तो अग्नि में तपकर निखारना है। बनी बनी चीजें मिल जाने से आपका व्यक्तित्व नहीं निखरता है। नकल अकल से भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो युद्ध की जो आप देख रहे हैं कि जो स्कंदगुप्त है, उसका व्यक्तित्व कैसे निखर कर सामने आता है। तत्कालीन घटना चक्रों को अपने वर्तमान कालिक परिवेश से संयुक्त करते हुए प्रसाद ने उन्हें स्कंदगुप्त के मानस का अनिवार्य अंग बना दिया। इतिहास, राजनीति, संस्कृत, प्रेम आदि उसके व्यक्तित्व के रासायनिक घोल में घुलकर अपना अलग अलग अस्तित्व खो देते हैं। बच्चन सिंह के कथनों को काफी आप ध्यान में रखिए। भारतीय नाट्य शास्त्र के संदर्भ में रस को सुख दुखात्मक कहा गया है। यानी कि सुख दुखात्मक की उपाधि दी गई है रस को। कहां पर? नाट्य शास्त्र में। इसकी रचना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। स्कंदगुप्त पाश्चात्य अर्थ में त्रासदी नहीं है, बल्कि दुख सुखात्मक है। अगर स्कंदगुप्त को अगर कहा जाए कि इसमें ट्रेजिडी है, तो नहीं, उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दुख सुखात्मक है। सुख दुख की अलग अलग कोटियां नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं। कुभा का बांध टूट जाने पर स्कंदगुप्त की संपूर्ण सैन्य शक्ति उसके प्रखर प्रवाह में बह जाती है। फिर भी जनशक्ति बची रहती है। विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए उसी को जगाया जाता है। फिर अवसाद की गहरी छाया अंत तक बनी रहती है। अब इन सभी बातों को आप तब ज्यादा समझेंगे जब आपने स्कंदगुप्त को ठीक से पढ़ा होगा। स्कंदगुप्त के प्रारंभ में ही स्कंद कहता है, और जो भी बात यहाँ पर कही जा रही है वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता मानने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। ये है एक राजा की बात। वो अपने को एक सैनिक मानकर ही सारी चीजें करता है। अधिकार सुख कितना मादक और
सारहीन है। ये कथन खूब पूछा जाता है। उम्मीद है कि आप पहले भी जान रहे होंगे। इस छोटे से आरंभिक वक्तव्य में नाटक का अंत तथा गीता के अनासक्त कर्मयोगी की प्रतिध्वनि भी समाहित है। बच्चन सिंह इसका मूल्यांकन कहीं कहीं गीता से जोड़कर भी कर रहे हैं। व्यक्तित्व निर्माण और मानवीयता की दृष्टि से भी यह नाटक अद्वितीय है। मातृगुप्त अपने एक वक्तव्य में कविता का सौंदर्य शास्त्र ही नहीं गढ़ता, बल्कि नाटक के पात्रों की गतिविधियों तथा स्वयं प्रसाद के अपने दर्शन का भी संकेत कराता है। यानी कि जब भी कविता की बात होगी तो जयशंकर प्रसाद का मूल जो रूप था वो कवि ही था, तो वहां पर जोड़कर देखा जा सकता है। क्या संकेत करता है? अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती? कविता कराती। अंधकार आलोक के युद्ध में ही इसके पात्रों का व्यक्तित्व बनता है। हर पात्र के अलग अलग चक्रव्यूह हैं, उसी में वह टूटता बनता है। अंधकार में ही कहीं मातृत्व का प्रेम, कहीं करुणा, कहीं युद्ध, कहीं देशभक्ति के छोटे बड़े स्फुलिंग दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं से एक अवसादपूर्ण किंतु गहरी मानवीय नाट्य बिंब उभरता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। देखा जाए तो इसमें कितने दृश्य हैं, इन सब सारी चीजों पर हमने चर्चा की हुई है चंद्रगुप्त नाटक में। तो दृश्यों के हिसाब से देखा जाए तो ये महाकाव्यात्मक रूप लिया हुआ है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। यानी कि पश्चिम में जो एक नाटककार हैं ब्रेस्ट, उनके एपिक का लक्षण नहीं दिया गया है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों का उकेरा जाना, लंबी कालावधि और चरित्रों का जमघट होना। स्कंदगुप्त की तरह यह अंतर्द्वंदपूर्ण और लिरिकल नहीं है और न इसमें चरित्रों की वैयक्तिकता है। इसके चरित्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। घटनाओं की ठूस ठास भी अधिक है। फिर भी जहां तक देश, प्रदेश और संस्कृति राग का प्रश्न है, इसका औदात्य देखने लायक है। इस नाटक में युद्ध के दो मोर्चे हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे नाटक की पृष्ठभूमि और जो इसकी विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखना है। पर मोर्चों पर विजय भारतवर्ष की होती है। यवन आक्रांताओं के विरुद्ध चंद्रगुप्त ही नहीं, छोटे छोटे गणराज्य भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, स्त्रियां हैं, जनशक्ति है। पूरे नाटक पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की छाप है। यानी कि बच्चन सिंह ने इस नाटक को तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। प्रसाद के ने इतिहास के पृष्ठों में छिपे हुए उन सभी बिंदुओं को खोज निकाला है जो राष्ट्रीयता, जातीयता, देश की अखंडता को बल देते हैं। संकट की घड़ी में देश के विभिन्न वर्गों के लोग राष्ट्रीय विपत्ति का सामना करते हैं। इस घड़ी में देश का शौर्य फूट पड़ता है। चाणक्य और दांडायन की सांस्कृतिक गरिमा यवन संस्कृति पर से भारी पड़ती है। चाणक्य को ध्यान में रखिए, चाणक्य हमारे जैसे एक प्रोफेसर थे और दांडायन उस जमाने के तपस्वी थे जैसे आप लोग। तो चाणक्य और दांडायन की सांस्कृतिक गरिमा यवन संस्कृति से भारी पड़ती है। इसमें युद्ध के प्रति उत्तेजना नहीं है, पर आवश्यकता पड़ने पर मर मिटने की साध है, इच्छा है। इनकी संस्कृति में भौतिकता के प्रति कोई लगाव नहीं है, किंतु आध्यात्मिकता और परिग्रह इनकी रग रग में भरे हुए हैं। लेकिन इतिहास के इतने बड़े कालखंड को समेटने के कारण इसमें अनेक अंतर्विरोध और असंगतियों का समावेश हो गया है, जिससे इस नाटकीयता इसकी क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक चीज देखिए, जब कोई चीज बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा वो अनियंत्रित हो जाती है, उसमें अंतर्विरोध और विसंगतियां भी आने लगती हैं, असंगतियां भी आने लगती हैं। ध्रुवस्वामिनी उनका नवीन नाट्य प्रयोग है। विषय वस्तु इतिहास पर आधारित है, पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसकी नाट्य संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है, अलग हो गई है। वह एक प्रकार का समस्या नाटक है, ठीक ठीक पाश्चात्य ढंग का समस्या नाटक नहीं है। ध्रुवस्वामिनी में क्या है? समस्या। पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी हैं, तो ध्रुवस्वामिनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है, जिसको कहा जा सकता है कि रोमांटिक यथार्थवादी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इससे नाटक की रसवत्ता और यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है। संस्कृत के देवी चंद्रगुप्तम नाटक, राखाल दास के उपन्यास धुआ और मुंशी के ध्रुवस्वामिनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह नया और मौलिक है। यहाँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी नाम से एक रचनाकार का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का नाम है। शॉर्ट में दिया गया है, आपके पास किताब भी होगी, आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि कौन से मुंशी हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बहाने यहाँ पर क्लियरिटी हुई होगी। इस नाटक में
नारी के अपने निर्णय और स्वातंत्र को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि क्या क्लीव का पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणीता अपना संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक से, जिसे वह प्यार भी करती है, पुनर्विवाह कर सकती है। समस्या नाटकों में आप ज्यादातर देखेंगे वैधव्य जीवन को रखा जाता है और यहाँ पर उस जमाने की बात है। आजकल तो इस तरह की घटनाएं आप बहुत देखते होंगे, लेकिन 1933 के आसपास में ध्रुव स्वामिनी लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि कितनी हिम्मत के साथ जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि कोई अपने कापुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी पत्नी अपना संबंध विच्छेद तलाक लेकर अपने रक्षक जिसको उसको बचाया है उससे प्यार भी करती है और पुनर्विवाह करने की बात करती है। इतनी बड़ी बात है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है। प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजा है, ये यूरोप में जाकर नहीं खोजा है। ठीक है कि अलग हो रहे हैं तो इतना इनको खामियाजा देना है, इतना इनको खामियाजा देना है, ये सब नहीं है भरण पोषण के लिए। उसका समाधान अपनी परंपरा में ही खोजा है। किंतु पश्चिम बुद्धिवाद परंपरा को गतानुगतिक कहता है। वह बुद्धिवाद के सहारे एक झटके से सारा निर्णय लेना चाहता है, पर प्रसाद अपनी दीर्घकालीन परंपरा में प्रगतिशील सृजनात्मक तत्वों को खोज निकालते हैं। ऐसे तत्व हमारी परंपरा में बिखरे पड़े हैं। परंपरा बुद्धि तत्व और हृदय तत्व के योग से बनती है। ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर बच्चन सिंह ने कहा कि अगर परंपरा की बात करें तो परंपरा बुद्धि तत्व और हृदय तत्व से मिलकर बनती है, कभी दिमाग से, कभी हृदय से। यह प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है। आज के भारतीय समाज की विसंगतियां पश्चिमी बुद्धिवाद के अंधानुकरण से पैदा हुई हैं। यहाँ पर बच्चन सिंह ने संकेत किया है कि जो आज हम लोग बुद्धिवाद कहते हैं उस पर ज्यादातर असर किसका है? पश्चिम का है। प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों के स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। व्यक्तिगता स्वतंत्रता काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता थी। सारे के सारे पात्रों के निर्माण में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का योग तो है, पर उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है जो उन्हें इतिहास के चक्रव्यूह से मुक्त होने से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए बल देता है। कोई आत्म केंद्रित अहमवादी और अपने भाग्य का स्वयं नियामक है, तो कोई महत्वाकांक्षाहीन वीतराग कर्मयोगी है। अजातशत्रु पहले प्रकार का पात्र है तो स्कंदगुप्त दूसरे प्रकार का है। अजातशत्रु अहमवादी है तो स्कंदगुप्त क्या है? सभी से दूर है, मतलब महत्वाकांक्षाहीन वीतराग कर्मयोगी है। स्कंदगुप्त भारत भूमि स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को प्रस्तुत है। चाणक्य लव स्तंभ की तरह अप्रणत, अद्भुत, आत्मविश्वासी, निर्मम और कूटनीतिज्ञ है। वह सिद्धि देखता है, साधन चाहे जो हो। चाणक्य ध्यान दीजिए, लव स्तंभ की तरह अप्रणत है, अद्भुत है, आत्मविश्वासी है, निर्मम है, वह कूटनीतिज्ञ भी है। वह सिद्धि देखना चाहता है, वो सफलता देखना चाहता है, अपने विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफल देखना चाहता है। साधन चाहे जैसा भी हो, उसको बिना एसी के कमरे में पढ़ाना पड़ रहा, उसको लैपटॉप पर सामान्य स्क्रीन पर बैठ कर पढ़ाना पड़ रहा, लेकिन वो चाहता है कि उसके जो भी शिष्य हैं, जो भी उसका देश है, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सफल हो। ये बहुत बड़ी बात है। चाणक्य को आपको हल्के में नहीं लेना है। मल्लिका में स्त्री की संपूर्ण गरिमा, सौंदर्य, करुणा, सरलता, स्निग्धता आदि साकार हो उठी है। देवसेना, कोमा, मालविका में प्रसाद की गीतिमयता मूर्तित है। इसीलिए कई बार इन्हीं सभी के गाने परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि कौन गा रही है, कौन नहीं गा रही। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। जो आज स्त्रियां अपनी आवाजों को उठा रही हैं, वो कभी कभी ध्रुव स्वामिनी ने पहले ही उठा दिया था। तांडायन जो कि भारतीय आध्यात्मिकता के आलोक पुंज है। बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। सवाल पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने यह बात किसके संदर्भ में कही? सभी पात्रों में एक गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, परिवर्तन रुका की महापरिवर्तन हो गया। प्रसाद के नाटकों की अभिनेता के सामने प्राय प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि इनके नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, उनको रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस पर सवाल उठाया जाता है और प्रसाद ने भी कहा कि मैं रंगमंच को ध्यान में रखते हुए नाटक नहीं लिखता हूँ। कहा जाता है कि उनके नाटक काव्यात्मक है, उनकी भाषा क्लिष्ट और संवाद लंबे हैं, उनमें दृश्यों की बहुलता है, घटनाओं का विस्तार है, आदि आदि। इसीलिए इनके नाटक क्या हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। पश्चिम यथार्थवादी रंगमंच पर ध्यान केंद्रित रखने से प्रसाद के नाटकों को अनअभिनय कहा जाएगा। भारतीय नाटकों की जड़ें रस में निहित है। प्रसाद के नाटकों को अभिनय बनाने के लिए नए भारतीय रंगमंच की कल्पना अपेक्षित है, जिसमें पूर्व और पश्चिम का मेल हो। यदि हिंदी का अपना कोई रंगमंच होता तो उसकी नींव भारतेंदु और प्रसाद के नाटकों के आधार पर डाली जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे वीडियो लेक्चर में
हमने कोशिश की थी कि पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। तो हमने भारतेंदु और प्रसाद दोनों युगों पर लिखे गए नाटकों के बारे में बातचीत की, नाटककारों के बारे में बात की, उनकी विषय वस्तुओं के बारे में बात की और ढेर सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के एंगल से आप सभी को बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और नाटक को खत्म करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।